आप गहरी नींद सो रही थी सुबह, तो आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। सुबह सुबह एक बहुत ज़रूरी काम था, मुझे जाना पड़ा। बास काम बहुत ज़रूरी होते हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। अरे हाँ, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। रात को आपका तोहफा देना भूल गया। जब बाकायदा रूनुमाई नहीं हुई तो तोहफा कैसा। अब देखिए, मैं रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वो आपका तोहफा शेरवानी की जेब में मैं लिख रहा था। चले छोड़ें, रात गई बात गई, तो बहुत वक्त पड़ा है, दे दीजिएगा। देखिए, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, और शर्मिंदा मत कीजिए। असल में वो बात यह है ना कि नींद बहुत बड़ी कमजोरी है। सच कहा आपने, नींद भी बड़ी जालिम शय है। किसी को सूली पे आ जाती है, किसी को शादी की सेज पे। अपने अपने नसीब की बात है। मैं आपका तोहफा लेकर आता हूँ शेरवानी की जेब से। अरे मैंने सोचा आप जहमत करेंगे तो मैंने आपकी जेब से खुद निकाल के पहन ली। देखिए कैसी लगी। के ऑफिस से लौटा ही था जो डिप्टी साहब का साइट मगर असल बिजनेस था। हाँ, डिप्टी कलेक्टर तो वो किसी जमाने में होंगे, अब तो बस डिप्टी नाम का दुम छल्ला ही साथ रह गया था। बड़े वारे नयारे किए थे भाई, और अब उसी सरमाए से इतना बड़ा बिजनेस खोल रखा था। शहर में बंगले थे, जायदादें थी, 4 बच्चे थे, 2 बेटियां 2 बेटे, चारों की शादियां हो चुकी थी, बच्चे भी अब बच्चे वाले थे। बीवी बहुत ही मुहज्जब खातून थी, बहुत नरम दिल। सारा वक्त मिलने मिलाने वालों में गुजारती थी कि इतनी बड़ी हवेली में उनका जी ना लगता था। लेकिन मियाँ साहब, इस उम्र में भी उनको सिर्फ एक ही फिक्र खाई जाती थी कि किसी तरह से अपनी जायदाद को बढ़ा लें। अक्सर खाली औकात में वो मंसूर के पास बैठती, उससे उसके खानदानी हालात पूछती, बड़ी आपा बनके माँ जैसा प्यार देती। माँ के मरने के बाद अगर मंसूर को किसी से प्यार और शफकत मिली तो वो सिर्फ आपा जान ही थी। उस दिन जब वो ऑफिस से वापस आया तो आपा जान उसके पास आई और बोली, मंसूर बेटे, तुम्हें सर बुला रही हूँ। अरे आपा जान, आपने क्यों तकलीफ की? किसी को भी भेज दिया। तुम्हें उनके गुस्से का इल्म तो है, जिसे काम बताएं वही करे तो ठीक, वरना कोठी सर पे उठा लेते। आपा जान डिप्टी साहब से जिंदगी भर डरती ही रही। कम अज कम मंसूर ने तो हमेशा कसूर ना होने के बावजूद आपा जान का सर उनके सामने झुका ही देखा। मंसूर के दिल में आपा जान के लिए खास किस्म की मोहब्बत और अकीदत थी। उनका हुक्म मिलते ही मंसूर डिप्टी साहब के पास जा पहुंचा। दरवाजा बंद कर दो। कुछ राज की बात करना है मुझे। मंसूर, तुमने कभी 50,000 रुपए देखे हैं? जी नहीं सर, मैं कैसे देख सकता हूँ? कैशियर तो कोई और है। अगर
मैं तुम्हें 50,000 रुपए दिखा दूं, और ना सिर्फ दिखा दूं बल्कि तुमसे ये कहूं कि ये 50,000 रुपए तुम्हारे हैं, तो तुम क्या कहोगे? जी 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 सर। अब मेरा मतलब है आप मुझे इतने पैसे क्यों देंगे? भाई मैं जानता हूं कि मुद्दतों से तुम्हारा आबाई मकान रहन पड़ा हुआ है और तुम उसे छुड़ाना चाहते हो, और वैसे भी तुम चाहते हो कि तुम्हारा अपना बिजनेस हो, अपनी गाड़ी हो, अपनी कोठी हो, जिंदगी की हर खुशी हो तुम्हारे पास। ये रकम बढ़ भी सकती है। सर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सर। आप प्लीज मुझे जरा खुल के बताओ। मंसूर, तुम शादी कर लो। देखो मंसूर, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी आपा जान अब बूढ़ी हो चुकी हैं, और बेटा जैसे तुम बड़े जवान हो। वैसे हम इधर उधर अपना दिल बहला लिया करते हैं। मुमकिन है अब तक तुम्हें इस बात का इल्म हो चुका हो, बल्कि शायद औरों को भी हो चुका हो, लेकिन मंसूर हम अब ये चाहते हैं कि हम अब मुख्तलिफ पार्टीज में अपनी एक बाकायदा तौर पर जाती मनकूहा खूबसूरत और जवान बीवी के साथ जाया करें। नहीं देखो, हमें गलत ना समझो। अब इस्लाम में भी 4 शादियों की इजाजत है और हम कोई मजहब से बाहर नहीं जा रहे। मजहब भी हमें 4 शादियों की इजाजत देता है। हम कोई गैर इस्लामी हरकत भी नहीं कर रहे। लेकिन सर आपकी शादी से मेरा क्या ताल्लुक है? देखो, सुनो, सोचो और समझने की कोशिश करो। हम अब अधेड़ उम्र के हो चुके हैं और हमारे बच्चों की भी शादी हो चुकी है। ऐसे में हम अगर पैगाम लेकर जाएं तो महज दौलत देख के तो कोई बेटी देने से रहा, और ये भी नामुमकिन है कि हम किसी गैर निकाही औरत के साथ पार्टीज में जाते रहे और स्कैंडल बने, बदनामी हो। बुरी बात है। शराफत, खानदानी शराफत इतनी आसानी से खोई नहीं जा सकती मंसूर। असल में चंद दिन पहले मैं और तुम्हारी आपा जान एक शादी में गए थे। वहां हमने एक अजीब और गरीब शय देखी। मतलब शय से मुराद की लड़की, भाई ऐसी लड़की अगर तुमने कहीं देखी हो मियां तो देखी होगी, लेकिन हम तो अपने ईमान की कसम खा के कहते हैं कि अगर हम कोई पीर वगैरह होते तो उसको देख के यकीनन हमारे हाथ से हमारी तस्वीर गिर जाती। महाराज, तुम तो जवान हो, खूबसूरत हो, पढ़े लिखे हो, अक्लमंद हो, और बड़ी सी कोठी में रहते हो, गाड़ी है, उसमें घूमते हो। क्या मजाक है अगर तुम शादी कर लो और बाद में तलाक दे दो ताकि हम उससे शादी कर लें। मंसूर ने इत्मीनान का सांस लिया और दिल में सोचा, इतनी सी बात के लिए इतने बड़े तूल बांधने की क्या जरूरत है? क्या बात है, खामोश क्यों खड़े हो?
कुछ नहीं सर, मैं सोच रहा था कि ये लो, ये पूरे 1 लाख रुपए। अब तुम सोचोगे कि इस काम के लिए मैंने तुम्हें ही क्यों चुना है। तो इसकी पहली वजह तो ये है कि तुम एक काबिल एतमाद आदमी हो और मुझे पता है कि तुम मुझे दगा नहीं दे सकते। और दूसरी बात यह है कि हमारे स्टाफ में कोई तुम्हारी तरह खूबसूरत, पढ़ा लिखा और कल्चर्ड लड़का नहीं। और लड़की वाले तो जाहिर है लड़की उसे ही देंगे ना जो खुद भी पढ़ा लिखा होगा। लड़की भी बीए पास है। भाई, पढ़ी लिखी लड़की के लिए पढ़ा लिखा लड़का होना बहुत जरूरी है। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि हमें तुम पे भरोसा है। तुम हमारे एतमाद के आदमी हो और हम जानते हैं कि तुम हमारी हिदायत पे अमल करोगे। देखो मंसूर, हम सब यहाँ एक ही कोठी में रहते हैं। तुम और तुम्हारी वक्ती या हंगामी दुल्हन जाहिर है शादी करके इसी घर में आओगे। प्लान ये है कि तुम शादी करके लड़की को ले तो आओगे, लेकिन आते ही तुम उसके साथ जुल्म और ज्यादती शुरू कर दोगे। और जब भी तुम उसके साथ ज्यादती करोगे तो मैं मौका वारदात पे पहुंच जाऊंगा और तुम्हें तंबीह किया करूंगा एक बड़े भाई की हैसियत से। और कभी कभी तुम्हें सख्ती से डांट भी दूंगा। इस तरह ये होगा कि रफ्ता रफ्ता लड़की तुम्हें अपना दुश्मन और मुझे अपना हमदर्द समझना शुरू कर देगी। फिर एक दिन तुम उसके ऊपर इंतहाई अताब नाजिल कर देना। उसकी सारी कोताहियां, फूहड़पन, बुराइयां याद दिला के उसको कहना कि मैंने तुम्हें तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। और फिर तुम ये कोठी छोड़ के चले जाना। उस वक्त ये 1 लाख रुपए तुम्हारे काम आएंगे। अब लड़की जाहिर है इसी कोठी में रह जाएगी। हम रफ्ता रफ्ता उसे अपने एतमाद में लेंगे, बल्कि उसे दुनिया की ऊंच नीच बताते हुए ये भी समझाएंगे कि हमारा मुआशरा कभी भी एक तलाक याफ्ता औरत को कबूल नहीं करता। तो समझाएंगे उसको। उसकी माँ का हवाला देखे कि कब तक अपनी माँ पे और छोटे भाई पे बोझ बनी रहेगी। बल्कि उसे कहेंगे कि उसे चाहिए कि अपनी माँ और छोटे भाई को भी इसी कोठी में बुलवा ले। सब मिलके यहीं रहेंगे। ये देखो, खिलाफ शरा कोई काम हम करना नहीं चाहते। उसे सहारा देने के लिए, मैं सहारा देने के लिए हम उससे निकाह कर लेंगे। हमारी बेगम साहिबा को भी एक जवान लड़की के घर पे रहने पे फिर कोई एतराज नहीं होगा और हम दुनिया के लान तान से भी बचे रहेंगे। बड़ा लंबा चौड़ा प्लान था और मुकम्मल भी। ना कोई झोल ना ढीलापन, परफेक्ट स्क्रिप्ट। अगर वो एक ऐसी लड़की से शादी कर भी ले जिसको ना उसने कभी देखा और ना ही देखने की ख्वाहिश थी, और कुछ दिन बाद तलाक भी दे दे, तो क्या मुजायका था। जबकि बदले में 1 लाख रुपए मिल रहे थे जो उसकी पूरी जिंदगी को खुशियों से भर सकते थे। और सुनो, लड़की को कल तुम्हारी आपा जान देखने जाएंगी और पैगाम देने जाएंगी। वो जानती हो उन्हें, मेरा मतलब है उसकी माँ वगैरह को। जी, वो कैसे? भाई, उसकी माँ यहाँ कोठी में खवातीन के बच्चियों के कपड़े वगैरह सीती है ना। तो बहरहाल अगर लड़की वाले बर्द कब्बे के लिए तुम्हें बुलाना चाहे तो चले जाना। देखो, हर बात तुम्हारी मर्जी पे है, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जी,
बेहतर है। और कोई हुक्म? हाँ, बस शादी पूरे करो, फर्ज से करो, जैसी कि हमारे कजन की होनी चाहिए। मेहमान भी बहुत सारे आएंगे और रिवायती तौर पे हंगामे भी होंगे, जैसा कि शादियों के मौके पर होता है। लेकिन तुम लड़की को नहीं देखोगे, छुओगे नहीं, या खैर किसी और बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, हर सुबह जब तक तलाक नहीं हो जाती, और खास तौर से शादी की रात की सुबह, हमारे पास जरूर आना। हम तुम्हारे मुंतजिर होंगे। जी सर। और आज वो उनके सामने था और वो भी उसके सामने थी, और हालात का तकाजा ये था कि वो ज्यादा तल्ख ना हो, वरना भला मंसूर का क्या बिगाड़ लेते। वैसे मंसूर को याद था कि एक बार दबे दबे अल्फाजों में वो इसे धमकी दे चुके थे कि मौत तो किसी भी हीले बहाने से आ सकती है सामने। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर मंसूर ने उनकी होने वाली दुल्हन को छुआ भी या बाद में तलाक देने से इनकार कर दिया तो जान से भी जा सकता है। लेकिन मंसूर ने जब हिना की बेपनाह खूबसूरती और मासूमियत देखी तो दिल ही दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना इस साले बुढ़े को रात में कत्ल कर दिया जाए। तो लेकिन ये सारे मंसूबे तो बचकाना थे, क्योंकि अगर वो डिप्टी साहब को कत्ल कर भी देता तो कानून के हाथों से कैसे बच पाता। और बिलफर्ज अगर वो हिना के साथ बतौर उसके शौहर रहने लगता और डिप्टी को पता चल जाता तो क्या वो उसे पकड़वा ना देते चोरी के इल्ज़ाम में, क्योंकि अब तक वो 1 लाख रुपया तो उसी की अलमारी में रखा हुआ था। और अगर वो उन पैसों को बैंक में रखवा भी देता है तो हिसाब कहाँ से लाता कि कहाँ से आए ये सारे पैसे। आपको बिस्तर पे सोने की आदत नहीं है, जो आप अपनी हसीन दुल्हन को छोड़ के आड़े तिरछे होके लेटे में सोफे पर। आप बिल्कुल अनाड़ी अदाकार हैं। सोने की नाकाम एक्टिंग ना कीजिए, हमें पता है आप जाग रहे हैं। भाई क्या परेशानी है आपको? परेशानी नहीं, आपकी रानी। इतनी गहरी नींद सो रहा था मैं, खामखा जगा दिया आपने। आपने आपके नसीब सो रहे थे, हमने तो बस उन्हें जगाने की कोशिश की है। ये आप आधी रात को इस तरह उठ के क्यों बैठ गई? दरअसल अम्मी जी कहती हैं कि नई नवेली दुल्हन का अकेले सोना बदशगुनी होती है। पर मुझे तो अकेले सोने की आदत। मुझे आप ये बताएं कि आपको शादी करने का मशवरा किस अहमद ने दिया था? डिप्टी साहब ने। तो बाकी मशवरे भी उन्हीं से कर लेते ना। डिप्टी साहब, ये लड़की तो एक खूबसूरत कयामत है, कैसे करूंगा आपके मंसूबे पर अमल? काश वो शादी से पहले एक बार हिना को देख पाता तो कभी इस मनहूस काम में हाथ ना डालता कि एक फूल सी लड़की को एक खूसट बुढ़े के पल्ले तो ना बांधना पड़ता। सारी गड़बड़ ही वहीं पैदा हुई, ना वो देखता ना लुटता। चाय? वो तो मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा, आपको भी दिखाई देता है? शुक्र है खुदा का।
वैसे हैरत की बात तो ये है कि आपको इतनी सी चाय की प्याली नजर आ गई और मैं जो इतनी बड़ी वो आपको अभी तक नजर नहीं आई। और वो खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। खूबसूरत लिबास में बेसाख्ता हंसी से दमकता हुआ उसका गुलाबी चेहरा गुलाब सा लग रहा था। मंसूर सख्त नाअहल एक्टर साबित हुआ। अगर उस वक्त उसका डायरेक्टर उसे देख लेना तो शूट कर दे। उसने सोचा, देखिए आप इस तरह ख्वाम का हंसी मत। उस रात आप मुझे रोने नहीं दे रहे थे, आज आप मुझे हंसने नहीं दे रहे। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप एक मुझे लिस्ट बना के दें कि जिसमें मुझे पता हो कि कौन कौन से काम मुझे करने चाहिए और कौन कौन से नहीं। और अगर जनाब ने मुझे मोहब्बत करने से मना कर दिया तो ना बाबा, ये हमसे ना होगा। देखें, अब आप गलतफहमी का शिकार ना बनिए। मोहब्बत से मेरा मतलब आपके कामों से है। मसलन जूते पॉलिश कर देना, अलमारी से कपड़े निकाल के दे देना और वगैरह 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 वगैरह। उसने ऐसे अंदाज से कहा कि मंसूर का दिल डामाडोल हो गया। उसने अपने दिल में सोचा भी और मुस्कुराहट भी उसके चेहरे पर छा गई। अरे अरे, आप तो मुस्कुरा रहे। देखिए, नए दूल्हे मुस्कुराते नहीं हैं, वरना बड़े भैया मारते हैं। नहीं, ये अमानत पे खयानत है। मैंने वादा किया था, इसका पाबंद मुझे होना ही पड़ेगा। अरे बाबा, गुस्सा करने से बच्चों का रंग काला पड़ जाता है। आप पॉलिश क्यों कर रही हैं? नौकरों के काम अब क्या आप करेंगे? उठिए और जाइए यहाँ से। यहाँ से उठ कर फिर कहाँ जाऊँ? है ना कि हर मंसूर को इसी तरह सूली पे लटकना पड़ता है। आप क्यों इतने परेशान नजर आ रहे हैं मुझे? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? नहीं हिना, नहीं। मैं तुम्हें तुम कहना चाहता, तुम्हें प्यार करना चाहता। इतनी बड़ी दुनिया में मेरे नाम का कोई फूल कहीं ना कहीं तो जरूर खिला होगा। वही फूल मैं तुम्हारे बालों में सजाना चाहता। तो फिर आप हमें प्यार करते क्यों नहीं? इसलिए है ना कि मैं अपने ख्वाबों का वो खूबसूरत छोटा सा घर अब तक बना नहीं पाया, जिसके आंगन में एक गुलसरी का दरख्त हो, जिसमें हम लेटे हुए हो, नन्हे मुन्ने खुशबूदार फूलों की बरसात हो रही। हम तुम एक दूसरे में खोए हुए और बस मेरे ख्वाबों के पर चल जाते। हमें ये आपकी बातें समझ नहीं आती। क्या ये कोठी, ये बाग, ये सारे फूल पौधे दरख्त, क्या ये सब आपके नहीं है जो आप अभी तक इनके ख्वाब ही देके जाते हैं? हाँ मेरी जान, मेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें सुनाता। बड़ी बड़ी आंखों में हैरत और नफरत लिए हिना सब कुछ सुनती रही। और जब मंसूर ने दास्तान खत्म की तो वो सहरज़दा सी आवाज में बोली, तो क्या वो 1 लाख रुपए अभी तक आपके पास ही है? हाँ हैं तो, लेकिन आप ये करें, वो 1 लाख रुपए उस बुढ़े खबीज के मुंह पे जाकर दे मारें
या मैं दे आऊं? ये कैद खाना हम आज ही यहाँ से छोड़ के निकल चलते हैं। तुम पागल हो गई हो ना, मुझे पता है। तुमने, अम्मी ने और नईम ने कितनी कर्बनाक जिंदगी गुजारी। डिप्टी साहब के बगैर मैं कुछ भी नहीं रह जाऊंगा। सड़क पे भीख मांगने वाले एक फकीर में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हमें सख्त हैरत है कि आप ये जुमला अपने मुंह से निकाल सके कि आप डिप्टी साहब के बगैर कुछ नहीं रह जाएंगे। अरे पागल, खुदा के आगे डिप्टी साहब की क्या हैसियत है? एक जर्रे की भी नहीं। और क्या ये करम खुदा का कम है जो उसने मुझे इतना बेमिसाल शौहर नवाजा? और कंगला भी। ये बेकार की बातें मत कीजिए। और क्या, और इस फकीर चंद ने महर भी 1.25 लाख बांध लिया। आप 10 लाख भी बांध लेते तो मैं लेती थोड़ा ही। मगर मैं तो दूंगा। अरे बाबा, ये हम क्या महर का झगड़ा ले बैठे हैं? मैं तो आपसे कह रही थी वो रुपए जाकर उस मनूस के मुंह पर दे मारें। आज रात ही हम यहाँ से निकल लेते हैं। एक बार फिर सोच लो है ना। मंसूर, एक बात आपको बता दूं, मैं हिना हूँ और हिना पिसने के बाद ही रंग देती है। आपके साथ रहकर हालात की चक्की में पिस तो जाऊंगी, लेकिन अपनी जिंदगी का रंग भी पालूंगी और वही रंग मुझे अजीज तर होगा। लेकिन ये बात आप नहीं समझ पाएंगे। मगर है ना, हम रहेंगे कहाँ? वही मुलसरी की छांव में। अरे पगली, वो तो सिर्फ तखय्युल की बात है। अभी तो ना घर है, ना दर है, ना बाग है, ना मुलसरी, सिर्फ ख्वाब है। और ख्वाब तभी तो पूरे होते हैं जब देखे जाते हैं। अरे वाह, ये तो तुमने बड़ी गजब की बात कही। मैं अपने बच्चों को कुछ दे सकूं ना दे सकूं, चंद ख्वाब जरूर दे जाऊंगा। जिन्हें वो हकीकत बना सके। अच्छा जाइए ना, पहले इस रकम की वापसी का तो बंदोबस्त करके रहें। नहीं है ना, उस मनूस की सूरत तक देखने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। ऐसा करता हूं कि एक तफसीली खत और वो रुपए उस बुढ़े की मेज पे जाके रखा था। गैरतमंद होगा तो चुल्लू भर पानी काफी होगा। ठंडी ठंडी खुशबू और शहद से भरी हवाएं उनके चेहरे को छू रही थी। वो इस इंतजार में थे कि रात को चौर चढ़े तो वो दोनों इस कैद खाने से निकल जाए। मेरा जी तो चाह रहा था ये जिस्म से जोड़ा उतार कर भी फेंक दूं। हमें यहाँ की एक पाई की चीज़ भी नहीं चाहिए। हाँ, पाई की चीज तो हमें भी नहीं चाहिए, लेकिन इससे पहले जो तुमने जिस्म से जोड़ा उतार फेंकने की बात कही, वो सख्त कर पड़ा है। वैसे होना यही है, कुछ और इंतजार की बात। तमीज़ कहीं के